नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस देश में ईमानदारी से काम करना असंभव से भी ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभी कोई एक आदेश आता है, एक ऑर्डर आता है जिसको आप तारीफ कर सकते हो, जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये एक ऑर्डर आया है जो जनता के हित में है, जो किसी लॉबी के हित में नहीं है, फार्मा लॉबी के हित में नहीं है, स्टील लॉबी के हित में नहीं है, एजुकेशन लॉबी के हित में नहीं है, बल्कि आम जनता के हित में है। बाद में पता चलता है कि वो ऑर्डर वापस ले लिया गया है। आज हम इसी पे बात करेंगे और आपको बताएंगे सबसे एक ताज़ा कहानी जो आपको एक बड़ी लूट से बचाने के लिए कदम उठाया गया था। उस कदम को कैसे वापस कराया गया ये भी आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस देश के सिस्टम को बहुत करीब से समझने का मौका मिलेगा आज के इस वीडियो में। मैं आया किसी भी देश में कहीं कोई नियम तो होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो नियम होते हैं वो जनता की रक्षा के लिए ही होते हैं, और इसीलिए संवैधानिक संस्थाएं बनाई जाती हैं। ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जो ऑटोनोमस हैं, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं, ताकि कुछ जनता के हित में हो सके। भारत में एक संस्था बनी हुई है। पहले तो इसका नाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, अब उसको और ऊंचा दर्जा देकर नेशनल मेडिकल कमीशन नाम दे दिया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक बड़ी संस्था बना दी गई। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अभी हाल में कुछ बढ़िया फैसले दिए थे, और उन फैसलों के बारे में मैंने आपको बताया भी है, और मैं और बताऊं उससे पहले आप ये गजट नोटिफिकेशन पढ़िए चिकित्सा आयोग का। और इसका नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग उन्होंने रखा है, और इसमें ये अधिसूचना 23 अगस्त को जारी हुई है, परसों। और इसमें लिखा है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी आरएमपी पेशेवर आचरण उनका क्या होना चाहिए, उनका प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक नियम बनाया गया था, और उसको एक गजट में नोटिफाई किया गया था। उस गजट को अब विड्रॉ कर लिया गया है, हटा लिया गया है। यानी जो नियम लेकर आए थे आचरण सुधारने के लिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आचरण सुधारने के लिए, उसको वापस ले लिया गया है। अब जब उसको वापस ले लिया गया है तो ये समझना जरूरी है कि वो वापस कैसे लिया गया और उसके अंदर क्या था। तो पहले आप समझिए कि वापस कैसे लिया गया। मनसुख मंडाविया साहब हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। रिकॉर्ड पर है, जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने उससे पहले लगातार किसी को नहीं पता था कौन किस पोर्टफोलियो में जाने वाला है देश में। लेकिन मंडाविया साहब उसकी तारीखों से पहले हिंदुस्तान भर की टीका निर्माता कंपनियां, चाहे वो पुणे वाले हों, चाहे वो कोई और हो, उनके फैक्ट्रियों और प्लांटों में चक्कर लगा रहे थे, उनके यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे थे। वो मीटिंग्स करके लौटते हैं, तीसरे दिन उनको देश का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे पुराने डॉक्टर, सीजन हेल्थ मिनिस्टर को घर बैठा दिया जाता है। वही मनसुख मंडाविया इस आदेश के आने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों को बुलाते हैं अपने दफ्तर में, और मेडिकल कमीशन को सामने बिठा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टरों की संस्था, और जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, जो लोग भारत में दवा लॉबी है, उसके लोगों को बिठाया जाता है एक टेबल पे, और बोले ये आमने सामने बात कर लो। और बात क्या आमने सामने कर लो, उसके बाद ये इसी बैठक में हाल की हाल नगद में फैसला होता है कि ये कानून वापस ले लिया जाए। मेडिकल कमीशन एक संस्था है जो इन सबको रेगुलेट करती है। मेडिकल कमीशन आईएमए के बराबरी की चीज़ नहीं है, जो आईएमए के साथ बिठा के देश का मंत्री मीटिंग कराइए तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। एक संस्था जो देश में नियमन करती है सारी मेडिकल स्थितियों का, उसके साथ में डॉक्टर्स के एसोसिएशन की अगर मीटिंग हो तो वो जाके उनके दफ्तर में मिले। स्वास्थ्य मंत्री अपने पास बिठाता है और आमने सामने बिठाता है, यानी दोनों को समान स्तर पे ला देता है। ऐसे में कोई भी आदमी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल चला रहा है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद चला रहा है, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री क्या चाहते हैं।
उस बैठक में क्या हुआ, उसके मिनट्स क्या थे, मिनट्स के इतर क्या हुआ, फॉर्मल क्या हुआ, इनफॉर्मल क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बैठक कराई गई थी। उस बैठक के बाद में आदेश वापस ले लिया गया। अब सवाल उठता है कि ये आदेश वापस जो ले लिया, इस आदेश के अंदर क्या था। मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया था और ये बताया था कि हेल्पलाइन खोल दी है एक, और अब डॉक्टर अगर ऐसी गड़बड़ी करता है तो आप तुरंत कंप्लेंट करके शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी स्क्रीन पर लिख दिया था। मेरा वीडियो ज़्यादा चला नहीं, बहुत अच्छी पहल थी लोगों की जानकारी के लिए, लेकिन नहीं चला। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डॉक्टर ने, आपको बुखार है, डॉक्टर ने कहा नहीं ब्रेन का सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, या अनाप शनाप उल जलूल जांच अगर कोई डॉक्टर कराता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। यह प्रोविजन था। इसमें क्या खराबी थी जी? फार्मा कंपनी को उसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन फार्मा कंपनी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और ये कानून वापस हो गया। इसके अलावा दो चीज़ें हैं, फार्मा लॉबी अलग है और मेडिकल डॉक्टर्स का एसोसिएशन अलग है, डॉक्टरों की संस्था अलग है। उन दोनों को बिठा दिया गया और साथ में मंत्री जी बैठ गए और इनको बुला लिया, तलब कर लिया। तो जो गजट नोटिफिकेशन होता है भारत सरकार का, राज चिन्ह लगा रहता है, भारत का गजट लिखा होता है, उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया गया। और जो विड्रॉल का नोटिस है वो स्क्रीन पे लगा रहा हूं आपके सामने। तो साहब उसमें जो दूसरी सिफारिश थी वो ये थी कि फालतू के एक तो टेस्ट नहीं लिखेंगे आप, फालतू के आप दवाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लूट का जरिया बना हुआ है। हम सब जानते हैं डॉक्टर सनाफ टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे ठीक है करा के देख लेते क्या जाता है, एक बार करा लेना, रूल आउट करने के लिए करा लेना चाहिए। अरे भाई रूल आउट करने के लिए तो फिर पूरी बॉडी का ही सब कुछ कराते जाओ, फिर आप बैठे किस लिए हो? डॉक्टर के अग्रवाल को आप जानते ही हैं और वो मेरे व्यक्तिगत तौर पे भी अच्छे मित्र थे। वो बताते थे कि 95% मामलों में ऑर्थोपेडिशियन को एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बता सकता है कि कौन सी हड्डी टूटी है। उसके बावजूद एक्सरे क्या, एमआरआई सब कुछ होता है। तो इसको रोकने के लिए एक अच्छी पहल की थी भारत की चिकित्सा परिषद ने, या कहें आयुर्विज्ञान परिषद ने। उस बहस से सब लोग तिलमिला गए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का धंधा जुड़ा हुआ था, धंधा, दुकानदारी, बिजनेस, मुनाफे मोटे, और उस मोटे मुनाफे में कमीशन। इसके साथ साथ एक और नियम इसमें था। उसमें यह था कि ये डॉक्टर लोग जो विदेशों में कॉन्फ्रेंस घूमने जाते हैं, जैसे आपने लगातार डॉक्टर साहब को एक दवा कंपनी आती है, कहती है सर ये सर फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूरोप में हो रही है, या कहीं और हो रही है, और चलिए आप बैंकॉक चलिए, और वहाँ पे आपको घुमाते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर साहब जाते हैं, वो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, कुछ मेडिकल ज्ञान व्यान दिया जाता है, और डॉक्टर साहब घूम फिर के सैर सपाटा करके आते हैं। और आने के बाद में ये माना जाता है, ये धारणा है, और ये धारणा मेडिकल फैटर्निटी में भी है, सब जगह है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कि डॉक्टरों को फार्मा कंपनियां विदेश यात्रा पर रिश्वत के तौर पे ले जाती हैं कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे। आप मेरी दवा लिखो, मोटी मोटी पर्चे भरो मेरी दवाओं से, और जब आप एक टारगेट पे दवाएं भर दोगे तो मैं आपको विदेश यात्रा कराऊंगा। इसके अलावा छोटे मोटे गिफ्ट तो वो आप पुराने ज़माने की बात हो गई, पेन पेंसिल टॉर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने कहा कारें दी जाती हैं, कुछ लोगों ने कहा कि कैश भी लेते हैं कुछ डॉक्टर्स, ये आरोप लगते रहते थे। तो भैया इन्होंने कहा कि ये कमीशन खोरी बंद होगी, और इस पे अगर ये किया तो सजा होगी। ये नियम बना दिया, और कॉन्फ्रेंस बंद हो जाएंगी विदेशों की, जिसमें डॉक्टर्स जाते हैं उनका जाना बंद हो जाएगा। इस पे भी बहुत तिलमिला है, फार्मा लॉबी तिलमिलाई है, डॉक्टर भी तिलमिलाए। मुख्य रूप से किसको तिलमिलाना चाहिए था? फार्मा लॉबी को, क्योंकि उसकी दुकानदारी को सीधे सीधे पकड़ लिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। तीसरा और एक और धमाका था, एक ऐसा बम था जिसके बाद में जो हिंदुस्तान की फार्मा लॉबी है उसको तिलमिला जाना था। और ये पक्का मान के चलिए, मैंने उस वीडियो में भी पता नहीं कहा कि नहीं कहा, कि मेडिकल कमीशन की हैसियत कम से कम इस देश में सरकार के सामने इतनी बड़ी नहीं है कि फार्मा लॉबी को डिस्टर्ब कर दे। वही हुआ।
जो तीसरा फैसला वो ये आया कि डॉक्टर साहब पर्चे पे आप जेनरिक दवाएं लिखोगे। कभी आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट है मेड गाइड इंडिया करके, एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब हैं पेडिट्रिशियन दिल्ली के, उन्होंने बनाई थी बड़ी मेहनत से, पता नहीं है कि नहीं। उसमें आप दवा का नाम डालिए, वो आपको उसके विकल्प बताएगा कि वो ही सेम सॉल्ट, सेम दवा। सॉल्ट का मतलब ये होता है कि अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो उसमें 19-20 का भी फ़र्क होना चाहिए। जो दवा है वो 99% एक्यूरेसी के साथ हर कंपनी को देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि इसकी दवा में असर कम होता है जी, इसमें कचरा मिला हुआ है, इसमें मिलावट है ना। उसी डिग्री की रिफाइनिंग होती है और उसी क्वालिटी की दवा होती है। इसलिए आज तक कोई भी फार्मा कंपनी ऑफिशियली खुलकर, ये केमिस्ट वाले को बोल देते हैं, वो आपको समझाए तो अलग बात है, ऑफिशियली आज तक आपके सामने ये दावा करना नहीं है कि मेरी दवा 5,000 रुपये की है और इसलिए है क्योंकि ये दवा ज़्यादा शुद्ध है और सामने वाले की 200 रुपये की है, वो दवा शुद्ध नहीं है। ये दावा आज तक किसी भी बड़ी फार्मा कंपनी ने नहीं किया। पेटेंट, रिसर्च, दूसरी बातें करते हैं। यानी वो भी जब दावे के साथ नहीं कह सकते कि जो दवा सस्ती मिल रही है वो अशुद्ध है या उसका असर कम है, तो फिर सरकार अगर ये नियम लागू कर रही थी तो उसमें दिक्कत क्या था। और ये नियम जब आया तो उस नियम में लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब को पर्चे पे सिर्फ सॉल्ट, जेनरिक दवा लिखेंगे, सॉल्ट नेम लिखेंगे। जैसे कि हम जिनको थोड़ी सी भी समझ कि भैया हम कैलपोल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पैरासीटामोल। आप चाहो तो क्रोसिन खरीद लो, चाहो तो कैलपोल खरीद लो, 100 ब्रांड आते हैं पैरासीटामोल में। जो खरीदना है, पैरासिप खरीद लो, हर कंपनी बना रही है। तो हम लिखेंगे पैरासीटामोल, हमारी तरफ से इसको पैरासीटामोल दोगे मरीज को, ये ठीक हो जाएगा। अब पैरासीटामोल कौन सी कंपनी का लिखना चाहिए, ये डॉक्टर का क्या बनता है भाई साहब, बताइए जरा। लेकिन इस देश में यही हो रहा था। और एमसीआई की ये गाइडलाइंस आज से नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी तब से गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन भी 30 साल पुरानी हो गई, 30 साल से ज़्यादा। लेकिन इन गाइडलाइंस पे अमल नहीं हो रहा था, तो इन्होंने ये कहा कि अब ये दंड होगा इस पे अगर आप अमल नहीं करोगे तो इस देश के हेल्थ मिनिस्ट्री को क्या इतना, हेल्थ मिनिस्टर साहब को, मनसुख मंडाविया साहब को क्या इतना समझ में नहीं आता था कि जो दवाएं हैं उनकी क्वालिटी में अंतर नहीं होता है। वो सिर्फ, और अगर होता है तो सरकार ऐलान करे कि जेनरिक दवा की क्वालिटी खराब होती है, प्रधानमंत्री जेनरिक दवा को इंडोर्स करते घूम रहे हैं। और जब इस देश का मेडिकल कमीशन लिखता है कि जेनरिक दवा आपको नहीं खानी चाहिए, आपको जेनरिक दवाई लिखनी चाहिए, तो हेल्थ मिनिस्टर पासा पलट देता है। भाई आपको मिलवाना ही नहीं चाहिए था। जिसको अपील करनी थी कोर्ट जाता, जिसको बात करनी थी मेडिकल कमीशन में कंप्लेंट करता, इश्यू रेस करता। आप मीटिंग क्यों करा रहे थे, आप इस तरह से मीडिएट क्यों कर रहे थे, आप मंडवाली क्यों कर रहे थे इनके बीच में, ये बड़ा सवाल है। अब अगर आप जेनरिक दवा नहीं लिखोगे तो जो डॉक्टर विदेश घुमाने ले जाएगा उसके ऊपर से भी रोक आपने हटा ली है। जिस डॉक्टर को विदेश घुमाने ले जाएंगे वो डॉक्टर मोटा नुस्खा, कल ही मैंने बताया था कि किस तरह से दवा का खर्च बढ़ता जा रहा है। जिसने नहीं देखा हो कल का वीडियो देख लेना। 5 साल में इस देश में इलाज कराना डबल हो गया, दुगना। कोई रॉकेट साइंस दवाएं नहीं आई हैं। अरे जो दवा 10 रुपए में मिल सकती है वो दवा 250 रुपए में मिल रही है, 500 रुपए में मिल रही है। और वो दवा जब 500 रुपए में मिल रही है तो इसलिए मिल रही है कि उस दवा का जो कंपनी ने नाम रखा है, जैसे वनस्पति मत लिखना भैया, डालडा लिखना पड़ेगा। टूथपेस्ट मत लिखना, आप लिखना इसमें कोलगेट, आप लिखना इसमें पेप्सोडेंट, इसमें आप लिखना फोरहेंस। ये क्या मतलब हुआ? मैं टूथपेस्ट लिखूंगा, टूथपेस्ट करो ठीक हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा मैं लिख दूंगा पेपरमिंट वाला कर लो, ज्यादा से ज्यादा मैं लिख दूंगा सेंसिटिव वाला कर लो। डॉक्टर का काम इतना ही तो है, ये बताना कि कौन सी दवा से ठीक हो गए, किस कंपनी की दवा से ठीक हो गई, ये डॉक्टर के बताने का काम कब से हो गया। और उस देश में चला आ रहा था। मेडिकल कमीशन बनाया इन्होंने, उसने एक पहला भला काम किया। अब उस आदेश पे बैठ के मांडवाली करा रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, आमने सामने बैठा के मीटिंग करा रहे हैं। अच्छा, जिसका माल नहीं बिक रहा है, मान लीजिए फार्मा, अब आप देखिए यहां डॉक्टर और फार्मा लॉबी दोनों मिल गए। फार्मा लॉबी कितनी पावरफुल है आपको पता है। दोनों मिल गए और दोनों मिलके एक जो आदेश, जो अनुशासित करने वाला आदेश था, उसको उखाड़ फेंक रहे हैं
आप मुझे वो बताइए कि ठीक है, आप ये कहते हैं कि आपकी दवा की क्वालिटी अच्छी है, आप क्लेम करिए कि मेरी दवा की क्वालिटी फला कंपनी की दवा से अच्छी है, मेरी दवा उस दवा के मुकाबले ज़्यादा असर करेगी। आप लिखिए दवा पे, आप ऑफिशियली लिखिए, अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए अगर हिम्मत है तो, फिर वो दवा कंपनी वाला जवाब देगा। जब से इस देश में जेनरिक दवाएं आई हैं, गरीब आदमी के लिए इलाज कराना सहज सा हो गया है। भला हो रामविलास पासवान के दौर पे, अटल जी के टाइम पे जो पहला जेनरिक स्टोर खुला था, धीरे धीरे बढ़ गए हैं। अब तो मोदी जी ने जेनरिक दवाओं को इंडोर्स किया है, अब तो प्रधानमंत्री जेनरिक स्टोर खुल गए हैं जगह जगह। दवा इंडिया आई है, जी लैब आई है, कितनी कंपनियां आ गई हैं, जेनरिक्स आई है, टाटा ने कंपनी खोल दी है। तो हम क्यों खरीदे महंगी दवा भाई? आपका काम है ये बताना भैया क्या खाना है। अब चीनी खाना है लिख दो ना डॉक्टर साहब, आप ये क्यों लिख रहे हो कि मवाना की खाना है यार? और आप लिख रहे हो और लिख ही नहीं रहे हो, आपके हेल्थ मिनिस्टर आपके उस काम में मदद कर रहा है। फार्मा कंपनी, डॉक्टर्स, ये दोनों बैठ गए और सामने बिठा के। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी सिर्फ इन बिलों के वापस लेने तक नहीं है, इस सरकार का जो कैरेक्टर है, खासतौर पर मंडाविया साहब का, वो इसमें सामने आता है, उसको आप समझिए। अभी हाल में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था मोदी जी के खिलाफ, तो जब वो अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहुत सारे बिल, 42 कानून एक झटके में सरकार ने रद्द कर दिए। बोले ये फालतू पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, ये सब बोल बाल के रद्द कर दिया। अब इकट्ठे 42 कानूनों की आप समीक्षा करेंगे। मैंने इस पर भी बताया था कि कितने इंपॉर्टेंट कानून उन्होंने रद्द कर दिए। उन कानूनों में एक कानून था कि भैया आप दवा या कॉस्मेटिक के काम से जुड़े हो, आप दवा बना रहे हो, आपकी दवा से आदमी मर जाए और आपकी दवा की क्वालिटी खराब हो तो आपको क्या होना चाहिए? आपको जेल होनी चाहिए ना। इस देश में यही कानून था कि अगर आपकी दवा खराब है, अब ये थोड़ी है कल के दिन आप पैरासीटामोल की गोलियों के अंदर दवादब सल्फास की गोलियां छाप छाप के बेच दो और जो मरीज खाता जाए मरता जाए, बोल दो मुझे आप जेल नहीं कर सकते। क्यों? सरकार ने जो जेल का कानून था वो हटा लिया है। कैसे हटा लिया आपने कानून? इतना गंभीर कानून, लोगों के प्राणों से जुड़ा हुआ कानून था। लेकिन इस सरकार का फार्मा लॉबी से प्रेम इसमें भी दिखाई देता है। मैं बहुत पीछे जाऊंगा तो किस तरह कोरोना, किस तरह से टीका, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कैसे कुछ कंपनियों को पुश किया गया ये भी सामने आएगा। कैसे इस देश की भारत सरकार की अपनी टीका बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी थी हैदराबाद में, उस कंपनी को बंद कर दिया गया और वो सैनिटाइजर बना रही है और दूसरी कंपनी टीके बना रही है। किस तरह से इस देश में टीकों की रॉयल्टी बड़ी संख्या में बाहर जाती रही, किस तरह से बहुत सारे मौकों पे ऐसी स्थितियां हुई जिनमें कि टीके का, खैर उस पर जाना अलग है, लेकिन जो भी है उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था और उसको हटा दिया गया उस कानून पे। यानी अगर आपकी दवा खराब निकलती है या आपका कॉस्मेटिक आइटम खराब निकलता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको सजा दी जाएगी। 2 साल का प्रावधान था, सरकार ने उसको हटा दिया। यानी फार्मा लॉबी को आप सीधे ही आप ये लाइसेंस टू किल दे दो। भाई इस देश के चिकित्सा सिस्टम को आप बिगाड़ रहे हो, इलाज का खर्च दुनिया भर का महंगा आप करवा रहे हो, क्योंकि वहां पे कमीशन खोरी है। कमीशन खोरी के कारण ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। कमीशन खोरी के कारण एक आदमी को जब एक टेस्ट लिखना चाहिए 18 लिखे जा रहे हैं। 2-4 एमआरआई टाइप के भी करा ले रहे हैं। क्यों? उसमें कमीशन मिल रहा है। और नहीं भी मिल रहा है तो कमीशन बंदी तो किया था, ये थोड़ी कहा था सरकार ने कि आप लोग कमीशन खाते हो। उसने कहा कोई कमीशन खाएगा या अनावश्यक टेस्ट लिखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेट में दर्द हो रहा है, मैं सिर का सीटी स्कैन कराऊंगा, मैं टांग का एक्सरे कराऊंगा, 28 चेक कर लो। तो अगर इतना ही ज़्यादा टेस्ट करना, भैया आप काहे के लिए बैठे हो? वो तो मरीज आजकल जाने लग गए, लोग खुद ही चले जाते हैं लैब पे, टेस्ट करा लेते हैं, उसका टेस्ट की रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब ये निकल आया क्या है जी? कोई डॉक्टर कहता अच्छा ये दवा ले लो। और ये बात याद रखिएगा, ये सारी बातें जो हो रही हैं ये मेजॉरिटी में डॉक्टरों पे लागू नहीं होती हैं। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। इस देश में एक नया डॉक्टरों का तबका ऐसा पैदा हुआ है और वो तबका जो पैदा हुआ है उसके पीछे भी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। हमारे देश में आपने पूंजीवाद लाए,
मेडिकल शिक्षा सस्ती, सुंदर, टिकाऊ मिलती थी। इस देश में हर आदमी पढ़ाई कर सकता था और अपना जो है वो डॉक्टर बन सकता था। जब वो डॉक्टर बेचारा गरीब का बच्चा अच्छे से कंपटीशन करके निकल जाता था, थोड़े बहुत खर्चे में ही वो डॉक्टर बन के आ जाता था, कहीं से उधार थोड़ा बहुत ले लिया, इलाज करता था। अब जरा पता करिए, एमडी की डिग्री है कितने की है, एमबीबीएस की डिग्री कितने की है, आपको पता चलेगा। 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। हालत यह है जो यूक्रेन में इतने बच्चे इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में मेडिकल डिग्री करने से ज्यादा सस्ता है कि तुम रूस में करके आ जाओ, तुम यूक्रेन में करके आ जाओ, दूसरे देश में करके आ जाओ। अब जब आप इतनी बड़ी लूट की दुकान एजुकेशन में खोल दोगे, एजुकेशन को गरीब आदमी के हाथ से छीन लोगे, और जब एजुकेशन महंगी होगी तो भैया जिस आदमी ने कर्जा लेके, एजुकेशन लोन लेके, कुछ लेके बच्चे को एमबीबीएस एमडी बनाया है, तो क्या वो जेनरिक दवा लिख के अपना पेट भरेगा? आप उसको मजबूर कर रहे हो कि वो ज्यादा टेस्ट लिखे, इधर से लूटे उधर से लूटे। और वो सारा नेटवर्क बनाने वाले कौन है? फार्मा लॉबी है। लोगों की जेब में पैसे नहीं है तो बोले एक काम करो, इनका इंश्योरेंस करा दो। जब इंश्योरेंस करा दोगे तो फिर आराम से डॉक्टर बिल बनाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो इंश्योरेंस को एक बार पैसे दे रहे होंगे तो उनको लगेगा कि भैया कोई बात नहीं, हम तो दे ही रहे हैं इंश्योरेंस की किस्त, हो जान दो खर्चा। तो इंश्योरेंस बनाया गया। ये पूरा अमेरिका का मॉडल जो है ना वो यहाँ कॉपी हो रहा है, लूट वाला। अमेरिका में कितना इलाज महंगा है आप पता कर लीजिएगा। तो एक ये मसला आया था, इसके अलावा एक और मसला आया था। उसमें तो बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय की खिंचाई हुई थी। ये 2019 की बात है। इसमें जो लॉबिस्ट हैं मेडिकल साइंस के, उन लॉबिस्ट की कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को भेजा था कि जाओ भैया मेडिकल लॉबी के साथ में डील करो, क्या होनी है। उस वक्त बहुत सारे मसले उठे थे। आपको याद होगा कि उसमें आपके बिल गेट्स साहब का जो था वो 301 क्या करके कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये एक आरोप लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट कंपनियों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे और भारत के अपनी जो फार्मा कंपनियां हैं उनके हितों से समझौता करते हुए उनका फायदा होगा, इसलिए प्रतिनिधियों को भेजा गया, ऐसा आरोप लगा था। इसके अलावा एक स्पेशल 301 का खुलासा हुआ था जिसके अंदर आने वाली महामारी को लेकर प्लानिंग और दूसरी लोगों की चीज़ों की बात हुई थी और उसमें बहुत सारे आरोप लगे थे। और उसमें इसके साथ साथ भारत की सरकार के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के आरोप लगे थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी ये मतलब कि भारत में आप दवा जो बेचते हो, उस दवा को आप बना रहे हो, उस दवा को बनाने में आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। अमेरिका की कंपनी को, फ्रांस की कंपनी को, ब्रिटेन की कंपनी को, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को, इसको लेकर भारत पर सवाल उठाए थे। तो भारत ने कहा था कि भाई साहब हम बहिष्कार करते हैं इसका। WTO में उन्होंने मुकदमा कर दिया। ये तनाव चल रहा है। उस तनाव के बीच में भारत सरकार जो फार्मा कंपनी के लॉबिस्ट हैं उनके पास में हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को भेज रही है कि जाओ उनके साथ सेटिंग करो, उनके साथ उनकी समस्याएं समझो, जाहिर बात है लौट के रिपोर्ट लाओ, क्या क्या गुंजाइश हो सकती है। लगातार इस देश में एक सिलसिला चल रहा है। पहले एक कानून बनता है लंबा तगड़ा चौड़ा और उसके बाद कानून वापस हो जाता है। सोशल मीडिया पे कानून बना था, व्हाट्सएप पे कानून बना था, फेसबुक पे कानून बना था, डाटा लोकलाइजेशन की बात थी, बहुत सारी बातें थी। हालत ये हो गई थी कि इन सारी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तनाव में थे, ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। जब उन्होंने सारे दफ्तरों के चक्कर लगा लिए तो इतने धामों के दर्शन करके आए, उनको लाभ मिल गया। अब नया जो ड्राफ्ट आया है उसमें वो लोग फ्री हैं। इस तरह से लगातार चीजें हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस देश में जनता के हितों के साथ में समझौते हो रहे हैं। अगर देखिए डॉक्टर साहब कमीशनखोरी बंद होती, जनता को ही फायदा होता और उसको दंडात्मक अपराध बना दिया गया था। अगर दवाएं जेनरिक लिखी जाती, जनता को ही फायदा होता। जिस आदमी का इलाज कराने में जो 5,000 रुपये लग रहे हैं वो काम 600 रुपये में हो जाता। 500 डॉक्टर को फीस देते आप 600-700 रुपये, 200-300 की, 200 की मैक्सिमम दवा आती जो आपकी 1800, 1900, 2000 की आ रही है। जो लोग जेनरिक दवा इस्तेमाल करते हैं वो सब जानते हैं। क्यों जाना है विदेश घूमने कंपनियों के खर्चे पे? क्योंकि कंपनी आपको अगर विदेश ले जाने पे 1 लाख रुपए खर्च कर रही है, 2 लाख रुपए खर्च कर रही है, 3 लाख रुपए खर्च कर रही है, तो 50 लाख की दवा भी आपसे बिकवा रही है। बिल तो बढ़े गए। बहरहाल जो भी है आपके सामने है।
बाकायदा गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। उस नियम को विड्रॉ कर लिया गया। उस नियम में और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, अब वो गजट ही नल एंड वाइड हो गया। उसमें तो 25, 30, 40 चीज़ें थीं जो इस देश के पूरे मेडिकल सिस्टम को सुधार देती हैं। जब आप कुछ बदलाव करने आते हैं तो इसी तरह का आपका सिस्टम अड़ंगे डालता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।